हाँ, जल्दी शुरू करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, एक फायदा। और सुबह घर पे काम भी करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, सुबह जल्द घर पे काम नहीं करना पड़ेगा, ये एक और फायदा है। और इसके अलावा ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए तो अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, अच्छे से कर पाएंगे। और पीछे वाले किसका वाला सेम? घर पे काम नहीं करना पड़ेगा वो वाला सेम? कर लेंगे, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट बैच ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा, आप अप्रोक्सीमेटली 4 महीने पहले, आपके एग्जाम से 4 महीने पहले आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। सो यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू रिविजन द थिंग्स। और कम से कम कितने रिविजन चाहिए रैंक लाने के लिए? तोता थोड़ी बनना है अपने को। कितने रिवीजन चाहिए? कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4। कि 3 कर पाते हैं टू गुड, नहीं कर पाते हैं तो 4, मतलब 4 रिवीजन, 4 कर पाते हैं तो गुड, 4 नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 रिवीजन तो आपको चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी, ठीक। कंसिस्टेंसी, सीएमए को क्रैक करने के लिए आपको इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए, आप सुपर इंटेलिजेंट हैं ऐसा आपका सीएमए इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। क्या एक्सपेक्ट करता है फिर? कंसिस्टेंसी। इंटेलिजेंसी नहीं होगी चलेगा, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें कि सीएमए इंस्टीट्यूट कौन है? अमरीश पुरी। जानते ना अमरीश पुरी को? डीडीएलजे किस किसने देखी है? डीडीएलजे नहीं देखी? फिर क्या देखा? इट्स वर्थ वॉचिंग मूवी, वन ऑफ दी। शाहरुख खान पसंद नहीं है? पसंद है, ठीक है। अगर शाहरुख खान पसंद है तो भी डीडीएलजे देखनी चाहिए, और नहीं पसंद है तो भी देखनी चाहिए। इट इज वन ऑफ दी क्लासिक मूवीज ऑफ यशराज बैनर, बड़ी अच्छी मूवी है। तो आप मान लिए सीएमए इंस्टीट्यूट है अमरीश पुरी, ठीक है। और आप कौन है? नहीं, आप काजोल नहीं है, आप सब शाहरुख खान है। और सीएमए इंटर का रिजल्ट क्या है? काजोल। काजोल कहां चढ़ी हुई है? ट्रेन में। सीएमए इंस्टीट्यूट है अमरीश पुरी, वो आपको काजोल से नहीं मिलाना चाहता, लेकिन जब वो देखेगा कि आप बहुत कंसिस्टेंट हैं, आप बिल्कुल दिल जी जान से लगे हुए हैं, तो वो आपको क्या बोलेगा? जा जी ले अपनी जिंदगी। और आप दौड़ते दौड़ते भागते भागते ट्रेन में चढ़ जाएंगे, और आप अपनी काजोल, सबकी अपनी अपनी काजोल है, ठीक है ना, सबके अपने अपने शाहरुख खान है। तो शाहरुख खान काजोल का हाथ पकड़ लेंगे अगर वो स्पीड में दौड़ेंगे। मान लीजिए उस दिन मूवी में, ठीक है, अगर वो शाहरुख खान नहीं दौड़ पाता, जिन्होंने देखी है, तो क्या काजोल का हाथ पकड़ पाता? नहीं। हाँ, तो मान लीजिए, उल्टा मान लीजिए, कोई बात नहीं। अगर मैं मूवी की स्क्रिप्ट लिखती तो मैं ऐसे ही लिखती। कुल मिला के आपको समझ में आया ना? देखो सब जाग रहे हैं क्लास में, इंस्टेंट रिएक्शन आया कि सिचुएशन उल्टी थी, पर वॉट एवर इट इज, ट्रेन पकड़नी है, भागते भागते ट्रेन पकड़नी। मान लीजिए आप सब सिमरन है, और आपको किसको पकड़ना है? काजोल को, नहीं मतलब शाहरुख खान। तो भागते भागते ट्रेन में चढ़ना है। अगर कांस्टेंट स्पीड पे हाथ से नहीं भागे तो फिर शाहरुख को नहीं पकड़ पाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी, और सीएमए इंस्टीट्यूट अमरीश पुरी आपकी लाइफ का बन जाएगा। तो हर दिन पढ़ना है, हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन बढ़ाया हुआ एक छोटा कदम आपको सीएमए इंटर के रिजल्ट तक पहुंचा देगा। क्योंकि इट इज द ट्रेन की बहुत एनर्जी के साथ बैच स्टार्ट होता है, ऐसे बिल्कुल अब ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी से पढ़ लेंगे, पर है ना, ऐसे हफ्ते भर 10 दिन 20 दिन बाद आपकी एक सहेली बन जाएगी क्लास में, जो आपको बोलेगी कि वहां बहुत अच्छी समोसा मिलता है, या बहुत अच्छी कचौरी मिलती है, या पिज्जा बहुत ही बढ़िया है, या उस थड़ी की चाय बहुत ही अच्छी है। और आप, वो आपके रंग में रंगे या न रंगे, आप उसके रंग में रंग जाएंगे, क्लास को टाटा बाय बाय बोलेंगे और गायब, है ना। ऐसा ऐसा हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। लेकिन जो बच्चा क्लास में कंसिस्टेंट है,
वो सीएमए इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेगा, वो टेस्ट सीरीज भी अच्छा स्कोर करेगा और वो रैंक भी लेके आएगा। जैसे आपको एक नाम बताती हूँ, कनिका अभी है बाहर, कनिका की 101% ऑल इंडिया रैंक है। बिकॉज ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, बट क्योंकि वो बाहर बैठी है, आप उनकी शक्ल देख लेंगे अगर बाहर घूमेंगे तो मैंने आज तक कभी क्लासेस में नहीं देखा कि कनिका ने कोई क्लास मिस किया। इनके ग्रुप में ऐसे 10-15 लोग थे क्लास में, 150 से ऊपर लोगों का बैच था, लेकिन वो 15 लोग हमेशा क्लास में होते थे। उन्होंने 100% क्लास अटेंड किए। एक्सेप्शनल किसी की तबीयत खराब हो गई तो बात और है। 100% टेस्ट सीरीज भी दिए, मतलब हम लगभग 70 टेस्ट लेते हैं इंटर के, 70 टेस्ट, एक टेस्ट भी मिस नहीं हुआ, हर टेस्ट में वो अपीयर है और ऑल इंडिया रैंक भी आएगी। और उन 10-12 लोगों में से ऑल इंडिया रैंक आएगी ही आएगी। लास्ट अटेम्प्ट से हमने एक सिस्टम स्टार्ट किया है। हम ऐसा एक ग्रुप बनाते हैं 20 लोगों का, द टॉप परफॉर्मर्स। जिस समय ग्रुप क्रिएट होता है, वो ग्रुप क्रिएट होता है बेसिस आप क्लासेस में कैसे रहे। मतलब हमें लगेगा कि भाई अब इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, लेकिन आप 10 दिन आ रहे हैं, फिर 15 दिन नहीं आ रहे हैं, फिर आप बैकअप ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस पेस पे है ही नहीं, गाड़ी ट्रैक से उतर चुकी है। अब आप क्लासेस खत्म होने के बाद रात रात भर जगेंगे, इंस्टा को तिलांजलि देंगे और बैकअप खत्म करेंगे। तो ऐसा ये सब अगर नहीं है, क्लास में कंसिस्टेंट है, क्लास टेस्ट में ठीक ठाक आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उन सुपर परफॉर्मेंस का ग्रुप बनाते हैं। 20 लोग उसमें होते हैं, कंबाइंड बैच होता है। कंबाइंड मतलब कंबाइंड ग्रुप होता है अहिंसा सर्किल एज वेल एज जनता स्टोर। ठीक है, इस बार भी ऐसा ग्रुप बना था, पर एक्सेल कौन कर गया? अहिंसा सर्किल वाले। ठीक है, जो टेस्ट में इंटर के टेस्ट सीरीज में जो टॉप परफॉर्मेंस रहे, वो भी कहां से थे? सी स्कीम से। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, वो बच्चे भी बराबर मेहनत करते हैं। वहां से भी 2 से 3 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक इस बार 100% आएगी। तो मेरा देखिए, वी हैव अ स्टेक इन यू, हमारा आपके अंदर स्टेक है, बिकॉज हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप सर्विस लेने वाले हैं। तो आपका रिजल्ट अच्छा रहे, हम हमारी जी जान से कोशिश करेंगे, बट दिस इज 2 वे अफेयर। ठीक है, 2 कदम आप चलेंगे, 2 कदम हम चलेंगे। ठीक, और थोड़े समय बाद हमारा चलना बंद हो जाएगा, फिर आगे का रास्ता आपको तय करना है। तो आपने बैच ज्वाइन किया, अच्छा, जल्दी किया, बहुत अच्छा, लेकिन अब क्लास में बने रहे। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, केवल इस क्लास में आपकी 5 क्लासेस स्टार्ट होती है, 4 क्लासेस स्टार्ट होती है, केवल इतनी सी पढ़ाई करनी है सीएमए में रोज। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो वापस घर जाके रिवाइज 101% करना है। मेक इट अ रूल। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, ठीक है, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जैसे रोज नहाने का रूटीन होता है, बाकी ये सब रूटीन रोज हो ना हो, खाने का रूटीन तो रोज होता है ना, 3 टाइम हम खाना खाते ही हैं। तो ऐसे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बस उसे जाके रोज पढ़ लीजिए। और हमने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो जब आते हैं तो बहुत एवरेज होते हैं, दे आर नॉट सुपर इंटेलिजेंट, लेकिन केवल वो क्लास में कंसिस्टेंट है, केवल वो टेस्ट में कंसिस्टेंट है, इसीलिए वो सीएमए इंटर फर्स्ट टाइम पे क्रैक कर जाते हैं और रैंक भी ले आते हैं। हमारे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो एक निखिल शर्मा करके स्टूडेंट हैं, वो जब उन्होंने ही गॉट 45% अराउंड 10th एंड समवेयर 58%, लेकिन उसके बाद आई थिंक 70% उन्होंने 12th में अचीव किया। और वो एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, वो खुद कहते हैं मैं बहुत एवरेज हूं। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने सीएमए भी क्रैक किया और आज बहुत अच्छी पोस्ट, आई थिंक अभी उनका 16-17 लाख का पैकेज हो गया होगा, इनिशियली 10-1 लाख का उनका पैकेज लगा था। और जब वो क्रैक करते थे एग्जाम, हम कहते थे जब निखिल कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। लास्ट अटेम्प्ट ऋतिक अग्रवाल, आप उनका इंटरव्यू देखिएगा यूट्यूब पे, वो कहते हैं मैं बहुत एवरेज था क्लास में, स्कूल में। हम इंटेलिजेंट हैं या नहीं, ये फर्स्ट इंप्रेशन हमें कहां से आता है? स्कूल से आता है ना। कुछ होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे बिल्कुल पढ़ाकू टाइप होते हैं, उनका ग्रुप अलग होता है, वो क्लास में मैडम भी उनपे स्पेसिफिक ध्यान देती है, वैसे बिल्कुल इंटेलिजेंट वाली छवि उनकी बन जाती है। तो ऋतिक का क्लास में एग्जाम्पल था, मैम कहती बहुत ही एवरेज बच्चा है, तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एंड आप देखिए सीएमए फाउंडेशन उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, आप भी करेंगे, सब पास करते हैं। इंटर में जो उन्होंने टर्न अराउंड लिया है और अभी उनका ऑल इंडिया रैंक है। ठीक, तो जब वो सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप करें। पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में
इंडिया में से, नॉर्थ इंडिया में जितनी भी ऑल इंडिया रैंक्स आती हैं उनमें से सबसे ज्यादा जयपुर से आती है, एंड डीसीसी इज वन ऑफ देम। टॉप 10 में हमेशा रैंक रहेगी, आप में से ही किसी एक की रहेगी, 2 की रहेगी या 3 की रहेगी। तो अभी तक हमारा इंटर में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कोई नहीं लेके आया है, शायद इस बार आ जाए, और या फिर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे कहते हैं ना, आपने कभी, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में सुना होगा। आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए में रैंक लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब लाते हैं, ऐसा नहीं, वो भी कोई एलियन नहीं होते हैं, आसमान से नहीं उतर के आते हैं, आप ही और हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं। लेकिन सीएमए में रैंक लाना बहुत आसान है। जैसे होते हैं ना, पुलिस वालों के कंधों पे स्टार लगे होते हैं, तो जैसे ही आप ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे वो आपके भी स्टार हो जाएंगे। और कैंपस में बहुत इजीली ऑल इंडिया रैंक आते ही बहुत इजीली आप 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख या 18 लाख की जॉब लेके निकल जाएंगे। और ये बहुत आसान है सीएमए में करना, लेकिन आसान मतलब पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं तकिए के नीचे किताब रख के सर सुबह उठे तो बस ऐसे काया पलट हो गई, ठीक है। तो ये ऐसी डोज हम हर 2-4 दिन में आपको देते रहेंगे ताकि आप गियर अप रहें। लेकिन मोटिवेशन एक्सटर्नल काम नहीं करता। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो अगले दिन जैसे ही नहाते हैं वैसे ही उतर जाता है, 2 घंटे बाद ही उतर जाता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मोटिवेशन इंटरनल होता है। जब आप खुद रोज सोचेंगे कि आज मेरा दिन का गोल है, मुझे करना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है बस उसे पढ़ लीजिए जाके, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जिंदगी जिए, इंस्टाग्राम देखिए, दूसरों का स्टेटस देखिए, एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, सब कीजिए, पर क्लास में पढ़ाया हुआ रिवाइज करने के बाद, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे अपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में। और ग्रुप 1 आप 2022 सिलेबस से बिलोंग करते हैं। 2022 सिलेबस में जो पेपर नंबर 7 है, इस पेपर नंबर 7 में हम 2 सब्जेक्ट कवर करने वाले, मतलब आप 2 सब्जेक्ट कवर करने वाले, मैं तो एक ही करूंगी। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आपका 50 मार्क्स का कवरेज देगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी आपका 50 मार्क्स का कवरेज देगा। जो 2016 सिलेबस हुआ करता था, इस 2016 सिलेबस में जो डायरेक्ट टैक्स होता था और इनडायरेक्ट टैक्स होता था, उसका पेपर अलग अलग होता था। 100 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स होता था, 100 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स होता था। सीएमए इंस्टीट्यूट ने बड़ी चतुराई से इनको क्या किया, मर्ज कर दिया। नंबर कम किए, वेटेज कम किया, बट कंटेंट कम, बहुत हार्डली थोड़ा बहुत कंटेंट कम हुआ होगा। इसीलिए 2022 जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 2 सब्जेक्ट को मर्ज किया, एक सब्जेक्ट बना दिया, बट कंटेंट वाइज कुछ खास कमी नहीं है ना। तो ग्रुप वाइज बात करें तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, थोड़ा लेंदी भी होता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, लॉ आ गया, एफए आ गया, ऐसे सब्जेक्ट्स इसमें है। तो डायरेक्ट टैक्स की फैकल्टी कोई और है, और मैं आपका 50 मार्क्स का पोर्शन कवर करूंगी, ठीक है। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ओके। पहले मैं मेरी बात कर लेती हूँ। हु I am CA Sonal Sabu. By profession, I am a chartered accountant. I am practicing chartered accountant, having 6+ years of corporate experience, and since last 11 years, I am in practice and into education too. I am an International Coach Federation certified life coach and career coach. ये मेरा brief introduction है। मैं corporate trainings लेती हूँ, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट डेवलप करती हूँ। ये मेरा छोटा मोटा प्रोफाइल। अब हम आपके बारे में बात करेंगे। आपके नाम मुझे एक एक बार बता दीजिए, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करते हैं। प्रत्यक्ष, विशाल, सिद्धांत, तीनों जयपुर से, ओके। हरी, ओके। आदित्य, अजय,
हर्ष, ओके। कुणाल, यश, प्रियांश, हर्षित, ओके। भाविका, पूर्वा, सिद्धि, रिद्धि, रुचि, विशाखा, मीनल, यशिता, यक्षिता, सक्षिमा। क्या मतलब होता है सक्षिमा का? एक बता दो मुझे। विजडम होता है, ओके। जयंत, शिवम, आदित्य, दिया, हर्षिता, अभिनव, अर्जित, लीजा। हमारे ऐसी एक बैच में कैरन होती थी, तो जब ऐसे कोई ऐसे लगता है ना जैसे लीजा है ना, ऐसे अभी अभी लंदन से आई है कल ही ऐसे कैरन है जो देशी नहीं है, विदेशी है, लेकिन वो थी देशी, ठीक है, तो अच्छा नाम है लीजा। ओके, तो कितने लोग हैं जो जयपुर से नहीं बिलोंग करते? कहां से? कुचामन से है, ओके। ओके, और ये फोन में लिख दो आई मिस यू, लिख दो आई मिस यू, ठीक है। और हाँ, जैसे अर्जेंसी क्या होती है, अर्जेंसी हो ना, ऐसे कुछ रायता फैलने वाला हो तो लिख दो आई मिस यू, क्योंकि मम्मी तो आपको क्लास के टाइम पे मिस करने वाली नहीं है, पापा भी बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो कोई XYZ करेगा उसे लिख दो आई मिस यू, तो फिर बात खराब नहीं होगी। मम्मी का ही कॉल आ गया, मम्मी को पता नहीं आप क्लास में हो, फिर भी कॉल आ गया। चलिए, अच्छा, कितने लोग DCC से नहीं है? ओके, चलिए, वेलकम टू DCC फैमिली। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? 2 लॉ हम यहां पे बात करेंगे, पढ़ने वाले हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक हम पढ़ेंगे कस्टम लॉ। ये आप भी ऐसा मेरे साथ नोट कर लें, ठीक है। GST के लिए एक सेपरेट नोटबुक आपको बनानी पड़ेगी, पतली सी बनाइए, से मोटी ताजी नहीं, ठीक है। कुछ हम डायग्राम, कुछ लाइन डायग्राम, कुछ चार्ट्स वगैरह जो क्लास में बनाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन 50 मार्क्स का वेटेज है ओवरऑल, 40 मार्क्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, और कस्टम लॉ के लिए 10 मार्क्स। नोटेड। ऑनलाइन में विशाल, दीपक, दिशा, गौरांश, जिया, निखिल, रिधिमा, सलोनी, ओके, सारांश। ऑनलाइन में भी कोई है क्या जो जयपुर से है, या ऑनलाइन वाले सारे लोग बाहर से हैं? एनीवन फ्रॉम जयपुर? ओके, ओके निखिल, देखिए, अगर हम आपके पेपर पैटर्न की बात करें, तो पेपर पैटर्न आपके 7 क्वेश्चंस होंगे। इन 7 क्वेश्चंस में से आपको करने हैं एनी
5, कोई भी 5 क्वेश्चन करने, हर क्वेश्चन 14 मार्क आपका कैरी करेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंपलसरी रहेगा। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट पेपर पैटर्न आया, उसके पहले ये जो एमसीक्यू हुआ करते थे, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ करते थे, इसमें फिलअप, मैचिंग और इस तरीके की चीजें आती थी। बट इस बार से इसको 15 क्वेश्चंस के लिए कर दिया गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा और आपको इसमें से सही जवाब ABCD होगा, ठीक है। वो जय माता दी बोल के एक आपको ठीक कर देना है। अगर और आपको नहीं आता है तो कभी कभी पड़ोसी की मदद भी ली जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, जहां पर आपको क्या दिया जाएगा, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे और मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको चूज करना है। अब क्योंकि पेपर नंबर 7 डीटी और आईडीटी का है, तो ये ओवरऑल मैं मार्क्स की बात कर रही हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन किस में डिवाइड हो जाएंगे, सेक्शन 1 एंड 2 में। सेक्शन 1 जो है वो डायरेक्ट टैक्स का रहेगा और सेक्शन 2 जो रहेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स का रहेगा। दोनों का मार्किंग इक्वल है। हमारा पढ़ने का पैटर्न, हमारे पास क्या रहेगा, डीसीसी के प्रिंटेड नोट्स रहेंगे और डीसीसी के प्रिंटेड नोट्स का बेस है ICMAI का स्टडी मटेरियल। ये ICMAI का स्टडी मटेरियल ना हमारी लक्ष्मण रेखा है, मतलब हम इसे क्रॉस नहीं करेंगे। अदरवाइज किसी भी लॉ की कोई लिमिट नहीं होती, पढ़ने के लिए अथाह सागर है, कितना भी पढ़ते जाइए, लेकिन ICMAI के स्टडी मटेरियल से ना एक लाइन ज्यादा पढ़नी है ना कम पढ़नी है, बस जितना इस स्टडी मटेरियल में लिखा है उतना। क्योंकि अभी टारगेट क्या है, CMA इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, ऑल इंडिया रैंक लेके आना, PhD बाद में करेंगे। तो ICMAI के स्टडी मटेरियल के बेसिस पे प्रिंटेड नोट्स रहेंगे। कंप्लीट मटेरियल है, कंप्लीट कंपाइलेशन है। कंटेंट की बात करें तो इससे बियॉन्ड कंटेंट कोई जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको मिलेगी एक बूस्टर बुक, ठीक है। इस बूस्टर बुक में क्या रहेगा, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन का एक कंपेंडियम है, क्वेश्चन बैंक है, जिसमें जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ सॉल्यूशन रहेंगे। जितने भी MTPs है, मॉक टेस्ट पेपर या रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट इशू करता है, उसको वन प्लेस हमने कंपाइल किया हुआ है, ताकि आपको इधर उधर अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। क्वेश्चन आप कंसेप्ट पढ़ें और यहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ मेरी क्लास में मैं आपके लिए फॉलो करूंगी ICMAI का स्टडी मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चंस। यानी कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, ICMAI के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बूस्टर बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 99% कवरेज क्वेश्चंस का मैं आपको क्लास में करवा दूं, क्योंकि आप फर्स्ट बैच है, अभी अपने पास इनफ टाइम है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, ताकि घर जाके आपके लिए मेहनत 1/4 रह जाए। फिर बस आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके। इसके साथ समय समय पे आपको क्लास टेस्ट मिलते रहेंगे, और क्लास टेस्ट ड्यूरिंग द सिलेबस, जब तक सिलेबस रहेगा, क्लास टेस्ट लेने का पर्पस वो जो हमारे सुपर परफॉर्मेंस का बैच ग्रुप बनता है, उसमें हमें किन पहले 20 लोगों को लेना है, वो यूजुअली हम क्लास टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो जैसे जैसे कंसेप्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे आपके क्लास टेस्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। इन सबके बाद नंबर आएगा मैराथन का, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव मैराथन होती है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप 4 महीने पहले फ्री हो जाएंगे, तो हमारे हैंड में जो 4 महीने रहते हैं, आपके हैंड में जो 4 महीने रहते हैं, उन 4 मंथ्स में हम क्या करते हैं, लाइव यूट्यूब पे मैराथन रन करते हैं, जहां पे आप अपने सिलेबस को झटपट रिवाइज कर सके। एंड आखिर में नंबर आएगा टेस्ट सीरीज का, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज नहीं, ये क्या है, ये ट्रस्ट सीरीज है।
ये टेस्ट सीरीज, और लगभग 77 पेपर्स हम इसमें लेते हैं, हर सब्जेक्ट इसमें कवर होगा। 3 राउंड रिवीजन होता है। 3 राउंड मतलब पहला राउंड पार्ट टेस्ट, फिर दूसरा राउंड उस पार्ट टेस्ट के कंटेंट को थोड़ा और बढ़ाएंगे, और तीसरा राउंड जो होता है वो फुल टेस्ट, 8 टेस्ट होते हैं बैक टू बैक, जैसे आपके एग्जाम में होते हैं। और अगर यहाँ पर आपके ऑल इंडिया रैंक जितने नंबर हैं तो 101% आप ऑल इंडिया रैंक क्रैक करेंगे ही करेंगे। मतलब उतना स्ट्रिंजेंट सिस्टम हम टेस्ट के लिए, टेस्ट पेपर बनाने में और फिर उसे चेक करने में फॉलो करते इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक, इन सब के अलावा पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक भी बनाया है, जिसमें आपके जो सिलेबस 2016 के क्वेश्चंस थे, मतलब इंस्टीट्यूट ने 2022 सिलेबस में क्या किया, कंटेंट कम नहीं किया, क्वेश्चन उड़ा दिए। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते थे वो गायब कर दिए। वो कहाँ मिलेंगे हमें, 2016 के स्टडी मटेरियल में। अब आपसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते आप 2016 वाला स्टडी मटेरियल खोलोगे और वहां क्वेश्चन ढूंढोगे। तो व्हाट वी डिड, 2016 स्टडी मटेरियल से केवल क्वेश्चन अलग करके एक सेपरेट पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है, ताकि कंसेप्ट प्रैक्टिस हम यहां से भी कर सके। तो 3 सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल हो गया, बूस्टर बुक हो गई, और ये 2016 वाला आईडीटी का क्वेश्चन बैंक हो गया। ठीक है, फोकस कंसेप्ट क्लैरिटी पे, मतलब क्लास में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट आपको क्लास में क्लियर होना चाहिए। नहीं आपको समझ में आ रहा है, एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए। ठीक है, सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, लेकिन ऐसे आप बोलेंगे कि वो डंकी की स्टोरी ऐसी क्यों थी, सो इरेलेवेंट मान इरेलेवेंट बात पूछनी, सवाल कंटेंट से रिलेटेड सवाल पूछिए, डाउट घर लेके नहीं जाना है। और पड़ोसी पे भरोसा नहीं करना है, क्लास के बाद ये बता देगी या ये बता देगा, क्योंकि अगर पड़ोसी को आता तो पड़ोसी यहाँ थोड़ी बैठा होता। मुझे से पूछना है, आई एम द सिंगल सोर्स फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। आराम से पूछिए, बिंदास होके पूछिए, क्योंकि सवाल पूछने पे फांसी की सजा सुनाई नहीं जाती है। ओके, एंड पीछे वाले या बीच वाले, फोन्स आर स्पेसिफिकली नॉट अलाउड इन दी क्लास, है ना। ये थोड़ा सा, ये लाइटर साइड नहीं है, ये टफर साइड है। फेस टू फेस क्लास का ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप कैमरे की नजरों में हैं। अगर आप फोन देखेंगे तो आपका तो मन भटक रहा है, पड़ोसी का भी लगेगा कि ऐसे इसके झांक के देख लूं, पता नहीं ये ऐसा क्या देख लेगा इस आधे घंटे में, और धरती नहीं खत्म हो जाए आधे घंटे बाद। तो क्लास में फोन अलाउड नहीं है। घर पे पेरेंट्स को बोल के आइए कि क्लास ब्रेक टाइम आपके पास शेड्यूल में आएगा, अगर आपसे बात अनटिल एंड अनलेस ऐसी इमरजेंसी ना हो कि आपको बताए बिना कुछ दुनिया पलट जाए, है ना, ऐसी कोई अर्जेंसी वैसे यूजुअली घर में नहीं होती, पर अगर है तभी कॉल करें। अदरवाइज क्लास के बीच में कॉल्स एंड मैसेजेस, और मैसेज का मैंने तरीका बता, लिख दो आई मिस यू, बस बात वहीं खत्म। तो क्लास में फोन नहीं देखेंगे। मन करता है ऐसे बार बार झट से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वो ध्यान डाइवर्ट होगा, क्लास में समय खराब होगा, और उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। एंड आईडीटी पढ़ने के लिए हम R3 फॉर्मूला फॉलो करते हैं। व्हाट इज R3? दिस इज रीड, रिवाइज एंड रेफर। ठीक है, रीड स्टैंड्स फॉर क्लास में बने रहना है। जैसे होता है ना, जैसे किसी की याद आ जाती है तो फिर आप खाली दीवार देख के मुस्कुराने लग जाते हैं, ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो सबसे पहले मैं ही आपसे सवाल पूछूंगी कि किसकी याद आ रही है। तो क्लास में बने रहना है, प्रेजेंट रहना है, कंसेप्ट को समझना है, मतलब रीड करने का मतलब क्लास में रहना है, कंसेप्ट को समझना है, और फिर उसे क्या करना है, घर जाके रिवाइज करना है। अगर क्लास में रीड नहीं किया तो रिवाइज नहीं होगा, और अगर रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में कुछ रेफर नहीं होगा। तो रीड, रिवाइज, रेफर। ठीक, और अगर आपने ये R³ फॉर्मूला फॉलो नहीं किया तो R4 हो जाएगा। और फोर्थ R क्या है, रायता फैल जाएगा। तो रायता नहीं फैलाना है, रीड करना है, रिवाइज करना है, रेफर करना है, रोज रिवाइज करना है, बस इतनी सी मेहनत करनी है। जो क्लास में पढ़ा रहे हैं रोज पढ़ते जाइए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो ये हमारे पढ़ने का पैटर्न रहेगा। आपको इंस्टेंट आपके दिमाग में कोई डाउट आता है
ठीक, सिलेबस से लेके क्लासेस से लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, आपके इंस्टेंट दिमाग में कोई भी क्वेरी रेज हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे एक सवाल जनरली होता है, सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? हो जाएगा, हो गई ना पहले, हाँ ठीक है। उसकी एक कॉमन क्वेरी होती है। उसके अलावा और कोई डाउट, कुछ कोई पूछना चाहता है? चलिए, तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर में सबसे पहले हम बात करेंगे, जीएसटी एंड कस्टम्स दोनों लॉ हैं, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, जैसे शाहरुख खान को क्या कहते हैं प्यार से? एसआरके, है ना? ऐसे ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। ये इसका प्यार का नाम है, जीएसटी। ओके, आप लोग जीएसटी के बारे में क्या जानते हैं? सुना होगा ना कहीं तो। ठीक, तो सब एक एक लाइन जीएसटी के बारे में बोलेंगे। क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? लेमैन्स, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता आपको। मैं कोई टेक्निकली आपसे वैलिड कंटेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं। जो भी आप जीएसटी के बारे में जानते हैं, कब आया आपने, आप फर्स्ट इंप्रेशन, आपसे कोई पूछे भाई जीएसटी के बारे में सुना है? हाँ सुना है, तो क्या सुना है? ठीक है, तो आगे से स्टार्ट करते हैं। दिया, अच्छा उधर से करें। लीजा, अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सही गलत हम यहाँ पे जज कर ही नहीं रहे। ओके, ओके ओके, 17 में आया था, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके 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 ओके, हम्म, ओके 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 ओके, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, आप इन सब में से एक बात बोल दीजिए आपकी बारी। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं, ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, वन नेशन वन टैक्स, ओके। हर एक प्रोडक्ट पे नहीं लगता, जैसे कि, जैसे जैसे कि, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। पेट्रोल पे भी नहीं लगता है, हाईएस्ट रेट 28% होती है। चलो वेरी गुड, बढ़िया, आपका सामान्य ज्ञान सबका बहुत ही बढ़िया है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स शब्द का मतलब क्या। ठीक है, तो जब भी हम, अरे भाई ये भी तो, हाँ, ओके ठीक है दीपक, देखिए
जब भी हम टैक्स शब्द की बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? टैक्स इज अ टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। एक्सटॉर्शन का मतलब वसूली, ठीक है। टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी तरीके से की गई पैसे की वसूली है। लेकिन अगर हर कंपल्सरी तरीके से की गई पैसे की वसूली को टैक्स कहा जाए तो फिर तो हफ्ता वसूली भी क्या होगी? टैक्स। भाई लोग क्या करते हैं? हफ्ता वसूल करते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि हर कंपल्सरी पैसे की वसूली को टैक्स कहा जाएगा। अगर ये कैसे हो? अंडर एनी लॉ, किसी कानून के तहत की गई पैसे की वसूली को क्या कहा जाता है? टैक्स। यानी टैक्स के पीछे लॉ का बैकअप होना चाहिए, तभी उसे कहेंगे टैक्स। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सरकार को किया गया एक कंपल्सरी पेमेंट विच मस्ट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ जब एनफोर्स करेगा और हमें कोई अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना ही है तो इट इज कॉल्ड टैक्स, ठीक है। ये दोनों लाइन आप नोट करिए। कोई पर्टिकुलर लैंग शब्द अल्फाबेट आपको नहीं समझ में आया ना तो आप पूछ लें कि ये क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग में या किसी तरीके से। आर्टिकल 265 नोटेड? सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन जो लोग हैं दीपक, दिशा, निखिल, रिधिमा, सलोनी, सारांश, नोटेड? ओके। कॉन्स्टिट्यूशन, ये नाम सुना है आपने, है ना? संविधान, भारत का संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिन हिस्सों में बटा हुआ है उन्हें कहते हैं आर्टिकल, ओके। अनुच्छेद, हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल 265 ये कहता है नो टैक्स shall be levied or collected by central government or state government unless authority given by law। आर्टिकल 265 कहता है कि भारत में कोई भी टैक्स न तो लेवी किया जा सकता है ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। लेवी का मतलब हो गया इंपोज करना। लेवी का मतलब हो गया इंपोज करना। भारत में कोई भी टैक्स ना तो इंपोज किया जा सकता है ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। जब तक कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी अथॉरिटी किसके द्वारा न दे दी जाए? लॉ के द्वारा। यानी लॉ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देगा तभी सेंट्रल या स्टेट हमारे ऊपर कोई भी टैक्स लेवी कर सकते हैं या हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। इस लाइन को लिखिए।
no tax shall be levied or collected by central government or state government unless authority given by law. ठीक है, जो ऑनलाइन लोग हैं नोटेड। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि सेंट्रल या स्टेट के द्वारा कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें ऐसी पावर लॉ के द्वारा न दे दी जाए। लॉ कौन बनाता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट। या तो बिल कौन लेके आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे आपका घर कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के सामने, और पोस्ट ऑफिस कहाँ है? घर के सामने। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि कौन सा लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और कौन सा लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। क्योंकि जब ये इंश्योर हो जाएगा कि ये लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या ये पर्टिकुलर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, तो दोनों के बीच में पावर ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्लियर कट बाइफर्केशन जरूरी है कि भाई ये वाला कानून सेंट्रल तुम बनाओगी और ये वाला कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और अगर ऐसा होगा तभी मोदी जी और ममता दीदी आपस में तलवार लेके खड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत क्लियर कट पावर का बाइफर्केशन किया गया बाय वे ऑफ शेड्यूल 7। पढ़ा होगा ना फाउंडेशन में, शेड्यूल 7 पढ़ा था। क्या बताता है शेड्यूल 7? शेड्यूल 3 किसके लिए होता है पता है आपको? पता है शेड्यूल 3 किसके लिए होता है? चलो सब गूगल करके आएंगे, अभी लिखो। निखिल, इम्पोज का मतलब होता है लेवी। इम्पोज का मतलब होता है लगाना। टैक्स किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऐसा चार्ज करना भी कह सकते हैं, लेवी करना, इम्पोज करना। निखिल ओके? ये नोट करिए और बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज की कथा समाप्त।